नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश कोरोना महामारी की दूसरी वेव से जूझ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छी खबरें हुई हैं कि अब इन्फेक्टेड लोगों की जो नंबर्स हैं उनकी संख्या में कमी आई है। लेकिन इस दौरान कुछ चिंताएं अभी भी बनी हुई है। खासकर कोरोना से ठीक हो जाने के बाद कुछ लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसके चलते उनकी जान गई है। क्या कुछ कमी रह जाती है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने हार्ट सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर त्रेहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस दौरान जो कुछ रिपोर्ट हैं दुनिया भर से भी हैं या फिर दिल की बीमारी को लेकर एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत। देश कोरोना महामारी की दूसरी वेव से जूझ रहा है। इस दौरान कोरोना से ठीक हो जाने के बाद भी हुई मौतों ने लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। कोरोना से ठीक होने पर भी दिल का दौरा पड़ने से लोगों की जान गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। इसको चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दिल पूरे शरीर को ऑक्सीजन पंप करता है और वही यह ऑक्सीजन लंग से लेता है, यानी कि फेफड़ों से, ताकि वो काम कर सकें। कोरोना वायरस सीधे लंग्स पर असर करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से दिल पर भी इसका असर होता है। कोरोना वायरस के कारण दिल तक ऑक्सीजन का रास्ते में अवरोध पैदा होता है। इस वजह से दिल के टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा दिल को ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। उधर शरीर कोरोना वायरस से जूझ ही रहा होता है और इस प्रोसेस में टिश्यू में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि दिल की मसल्स पर दबाव और बढ़ जाता है। इससे हार्ट बीट की रिदम गड़बड़ाती है और दिल ठीक ढंग से ऑक्सीजन को शरीर में पंप नहीं कर पाता। इसी वजह से खून में क्लॉट्स जमना शुरू हो जाते हैं। ये किसी व्यक्ति में ज़्यादा होते हैं और किसी में थोड़ा कम। शोध में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर मोटापे की बीमारी होती है, उनमें दिल के नुकसान पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। डॉक्टर नरेश त्रेहन देश के जाने माने हार्ट सर्जन हैं। आज हम उससे समझेंगे कि इस खतरे को कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। डॉक्टर त्रेहन, एक बार फिर स्वागत है आपका। मेरा सवाल इस शुरुआत में इसी से करना चाहता हूं कि ये जो कंसर्न अभी जताया गया है पिछले कुछ दिनों में कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसकी चलते डेथ हुई है, ये कितना फाउंडेड है, कितना सही है और क्या कुछ उपाय करने चाहिए इसके लिए? तो ऐसा समझना चाहिए पहले कि ये जो वायरस है, जो हमने शुरू में सोचा था कि सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करता है, ये सही नहीं निकला। ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। किडनीज को भी करता है, लिवर को भी करता है, हार्ट को भी करता है और ब्रेन को भी करता है। तो इसीलिए जो हम आज के दिन देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में क्या क्या चीजें डेवलप हुई हैं, उसमें से हृदय रोग जो है वो काफी सिग्निफिकेंट निकला है। हमने ये देखा शुरू में ही कि जब ये पहली में ही पता लग गया था कि कोई 10-15% लोगों को जब ये हार्ट की बीमारी शुरू होती है तो ये वायरस हार्ट को इन्फ्लेमेशन करता है। तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हार्ट डैमेज भी हो सकता है, मसल डैमेज हो सकता है, या उसकी जो आर्टरीज हैं जिससे उनको हार्ट मसल को ब्लड मिलता है, उनमें इन्फ्लेमेशन आने की वजह से वो ब्लड क्लॉट हो जाता है उनके अंदर और मैसिव हार्ट अटैक्स होते हैं। अब सडन डेथ जो हुई है कई लोगों में देखी हमने पोस्ट कोविड में, उसके कारण सबसे ज्यादा ये है कि या तो ब्लड क्लॉट हुआ और मैसिव हार्ट अटैक हुआ, या इररेगुलर हार्ट बीट आई क्योंकि हार्ट मसल इन्फ्लेम था। लोगों ने कुछ अगर जो हैवी कुछ काम किया या कुछ किया, हार्ट रेट हाई हुआ तो इररेगुलर हार्ट बीट आ गई, तो उससे कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये खास करके हमने देखा कि जिन लोगों को माइल्ड से मीडियम हुआ था, यंग लोग थे जो एक्सरसाइज के आदी थे, वो उनको जब कोरोना खत्म हुआ तो वो 2-3 हफ्ते के बीच में ही एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा अपनी एक्सरसाइज करने लगे। उनमें ज्यादा पाया गया है ये प्रॉब्लम। सो यंग लोग सडनली शिकार हो गए मैसिव हार्ट अटैक के। सो इसके ऊपर हमने सारी स्टडी करी और इसमें देखा कि 3 तरीके हैं। एक ये है कि हार्ट मसल को वायरस इतना वीक करते, और ये भी देखा हमने छोटे छोटे बच्चे 23, 25, 30 साल के लड़के भी, उनका हार्ट मसल सडनली नॉर्मल 65% पंपिंग से
वो 25% पे आ जाता है और फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। वो तो हुआ इन्फ्लेमेशन से। दूसरा हुआ कि लोगों को क्लॉटिंग हुई छोटी छोटी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वो मैसिव हार्ट अटैक हुआ बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तीसरा हमने देखा कि वो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी वो इन्फ्लेम हो गया, तो लोगों का रेस्टिंग हार्ट रेट भी हाई होता है, और जैसे वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं वो तो बहुत हाई जाके और इरेगुलर हार्ट बीट ट्रिगर हो जाती है और सडन डेथ होती है। तो ये तीन मैकेनिज्म है जिससे हमने देखा कि हार्ट हृदय रोग से कैसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो अब हमने क्या किया इसके लिए कि एक प्री कोविड डिस्चार्ज से पहले ये देख लिया गया कि उनका हार्ट रेट क्या है, उनको कोई दवाइयों की जरूरत है, कोई उनका डी डायमर हाई था तो उनका ब्लड को थिन करने की मेडिसिन कंटिन्यू करी गई। और चौथा ये है कि उनके लिए पोस्ट कोविड पैकेज बनाया गया, जिसके अंदर वो उनको बुलाते हैं 1 महीने बाद, बिफोर दे स्टार्ट डूइंग फुल एक्टिविटी, उनके लंग्स की कंडीशन क्या है, उनके हार्ट की कंडीशन क्या है, उनके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि क्या एक्टिविटी करनी चाहिए और किस सीक्वेंस में करनी चाहिए कि आपकी सेफ्टी बनी रहे। तो ये बहुत आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो लोगों को ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है, तो मैंने जो कारण बताए उसको समझे, और ये मत समझे कि मैं ठीक हो गया हूँ, कोरोना खत्म हो गया, कि मैं फुल एक्टिविटी सडनली ले सकता हूँ। ये गलत होगा आपके लिए। तो क्या आपने जैसे बताया कि ये जो आपने स्टडी किया या जो भी आपने केसेस को देखा होगा, ये जो फर्स्ट वेव थी या जो पिछले साल था तब ये कॉम्प्लिकेशंस पता नहीं चल पाए थे, ये इस बार पता चले हैं? नहीं, इसका एहसास तो हमें तभी था कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कि लोगों की हार्ट बीट, जिसको टैकीकार्डिया कहते हैं, हो रहा है, लोगों के हार्ट फंक्शन में कमजोरी आ रही है। पर सडन डेथ हमने देखी, कई पेशेंट्स में देखी, और उनमें देखी जिन्होंने सडनली फुल एक्टिविटी या स्ट्रेनुअस एक्टिविटी सडनली शुरू कर दी, विदाउट रियलाइजिंग कि वायरस का इफेक्ट जो है वो सारी बॉडी के ऊपर हो रहा है, सिर्फ लंग्स के ऊपर नहीं। और खास करके वो लोग इस गलतफहमी में पकड़े गए कि वो मैं यंग हूँ, मुझे माइल्ड हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो लेट मी रिज्यूम माय फुल एक्सरसाइज। दोज आर द पीपल हु सफर्ड द मोस्ट। तो क्या आपकी अभी एडवाइस होगी ऐसे लोगों को, खासकर यंग लोगों को या फिर किसी भी इन जनरल ऐसे लोगों को जिनको ये कोविड होता है, कि आप अपना हार्ट रेट मॉनिटर करें? SpO2 तो हम करते ही हैं जो ऑक्सीजन का, बट हार्ट रेट भी बहुत जरूरी है। अगर जो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट हाई है या थोड़ी सी एक्टिविटी करने से डबल मतलब बहुत हाई हो जाता है, तो उस लोगों को इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट से पता करना है। हमने पूरी टीम बनाई है मैदानता में जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम को संभालती है। उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट भी है जो उसको चेक कर लेते हैं कि कार्डियोग्राम में क्या है, एको में क्या है, और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। और रेस्टिंग हार्ट रेट तो बहुत जरूरी है कि अगर जो आपको टैकीकार्डिया हो रहा है तो डॉक्टर की एडवाइस इमीडिएटली लें। अब एक और बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 4 इंच की एक स्टिक होती है जिससे आप घर से कार्डियोग्राम हमें भेज सकते हैं हमारे कमांड सेंटर में। तो वो हम उन लोगों को देते हैं जिनके हार्ट के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो वो एक बहुत सिंपल डिवाइस है, दोनों हाथों में पकड़ के स्किन से टच करें तो पूरा कार्डियोग्राम हमारे पास आ जाएगा। तो फिर रियल टाइम आपको डॉक्टर एडवाइस देगा कि आपको ये डेंजर है, तो इसीलिए इसको कुछ करना है, तो अभी दवाइयां दे के ठीक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब इसका कि म्यूटेशन की सीवियरिटी से कोई रिलेशन होता है कि मतलब पहला जो म्यूटेंट था जो अब म्यूटेंट है, या जो थर्ड वेव आने की बात की जा रही है, क्या इससे कोई रिलेशन होता है इसका सीवियरिटी का, लीथलिटी का? ये जरूर ऐसा लगता है कि इस सीवियरिटी जो इस दौर में आई है वो उसके 2 फीचर हैं। इसके एक तो ये फैलता बहुत जल्दी है, तभी तो हमारी 4 लाख से ऊपर चली गई संख्या पर डे। और दूसरा ये जो है सारी बॉडी को इफेक्ट जो है वो बहुत सीवियर है। तो पहली बार हमने बहुत कम लोग देखे थे जिनके HRCT स्कैन में 90% लंग की इन्फेक्शन थी। इस दौर में
बहुत कॉमन है कि हम देखते हैं 22 आउट ऑफ 25, 23 आउट ऑफ 25 यंग लोगों को जिनकी इम्यूनिटी भी ठीक है उनको भी हो रहा है। तो ये जरूरी है कि ये जो नया दौर आया है जिसमें जो म्यूटेंट जो है वो B1617 वगैरह का जो हाथ है उसमें ये जाहिर हो रहा है कि ये काफी विरुलेंट है और इससे से ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि ये पिछले दौर वाला बेनाइन नहीं है कि जब युवा लोगों ने सोचा कि अगर जो मुझे हो भी गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरी इम्यूनिटी इंटैक्ट है। और वो सब चीजें अब कुछ हद तक काम नहीं कर रही। आपके कुछ स्टेटमेंट और इंटरव्यूज मैंने देखे थे जिसमें आपने ये कहा कि जो अभी खासकर प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर को लेकर एक बड़ी मारामारी भी रही, लोगों में बहुत डिमांड देखी गई, फिर ब्लैक मार्केटिंग देखी गई, इसको लेकर भी था कि ये रामबाण नहीं है, दिस नॉट ए पेरिशिया फॉर कोविड-19, लेकिन इस पर अभी क्या स्थिति है? मतलब या जरूरी होता है या फिर ज्यादा डिमांड की गई थी, इस पर क्या कुछ स्थिति कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जब ये बीमारी बता रही है कि ये काफी बीमार कर सकती है लोगों को और इसमें मृत्यु भी हो सकती है, तो लोगों में दहशत तो फैलेगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो आप लोगों ने सुना, मीडिया से सुना, सोशल मीडिया से सुना कि रेमडेसिविर एक बीमारी है जिससे शख्स ठीक हो जाता है, वो सही नहीं था। उसके अंदर डॉक्टरों को पता था कि पहले 7 दिन में जब वायरस रेप्लिकेट करता है अपने आप को, मतलब मल्टीप्लाई करता है, उस टाइम अगर जो एंटी वायरल ड्रग यूज करी जाए तो उसका फायदा कुछ हो सकता है। रेमडेसिविर में भी ऐसा ही लगा कि जिन लोगों को मिली, डेथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड में नहीं पड़ा, पर ये था कि तो हॉस्पिटलाइजेशन 4-5 दिन शॉर्ट हो गई, तो इसीलिए उसका फायदा था। बट सिलेक्टेड लोगों के लिए जिनके अंदर वायरल लोड हाई था, हर एक को नहीं देना था। पर हर एक ने ये सोचा कि अगर जो कुछ लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं भी क्यों ना ले लूं। ये लॉजिक से लोग तकलीफ में आए और इसीलिए वो मारामारी जैसे आपने बोला हुई। उस ऐसी चीजों से, टोसिज़ोमैब से भी हुआ। अब आज के दिन आप देखोगे कि अब हमारे को जो नया फिक्र लगा है, ये जो आपने हार्ट की बीमारी वगैरह का कहा तो है, पर जो म्यूकोमाइकोसिस हुआ है, जो इसको ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं, उससे लोगों के दिल में बहुत दहशत आ गई है। वो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अब इससे कैसे बचा जाए, कि मैं जो एम्फोटेरिसिन है उसको मैं खरीद के रख लूं अपने घर में, अगर जो जरूरत होगी तो मुझे मिल जाएगी, तो उसकी वजह से फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो रही है। तो इसीलिए ये हमें समझना है कि क्या हो रहा है, किस चीज से फायदा होगा और हमें किस चीज की इस्तेमाल करना है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। ये जरूर है, मेरे को पूरा एहसास है कि फिक्र सबको है और हर एक आदमी अपनी जान को बचाने के लिए कुछ करेगा, पर उसकी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि क्योंकि अगर जो किसी के पास पैसे हैं वो दवाई खरीद के रख सकता है और उसको जरूरत नहीं है, तो जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो एंटी सोशल हो गया, एंटी नेशनल हो गया कि आप होर्डिंग मत करें। जो उचित दवाई होगी वो आपको मिलेगी उस टाइम, क्योंकि कई ऑल्टरनेटिव भी हैं। हर एक को ये इसकी एम्फोटेरिसिन बी के और भी दवाइयां हैं, आइसोनोकोनाजोल है, कोसोकोनाजोल है, पोसोकोनाजोल, तो ये सब दवाइयां जो हैं ये मिल रही हैं। तो इसीलिए आप इतनी चिंता मत करें कि भाई मेरे को अपने घर पे रखनी है, कि मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पब्लिक को कि एक तो सबको नहीं होगा, लिमिटेड लोगों को जिनको हिस्ट्री है कि बहुत सीरियस इलनेस हुई, स्टेरॉइड्स बहुत लंबे यूज किए गए हाई डोजेस में, और उनके साथ साथ उनको डायबिटीज भी है। अगर जो उनका ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल था और ये तीनों चीजें हुई, तब कुछ फिक्र होना चाहिए। और उसके सिम्टम्स तो बहुत क्लियर है, अब ये अभी भी समझाया जा रहा है कि क्या सिम्टम्स है उसके, और अपना चेकअप कराएं। तो इसीलिए आज के दिन ये शिफ्टिंग सिचुएशन है और हमें चौकन्ना रहना है कि गलतफहमी ना फैले जिसकी वजह से पब्लिक में पैनिक हो। इसका आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि चूंकि अभी थर्ड वेव की बात होने लगी है, क्या ये इसका इफेक्टिव तरीका वैक्सीनेशन इज द ओनली वे कि सभी को वैक्सीनेशन कर दिया जाए, या फिर ये जो सोशल बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात होती है, ये एक उपाय है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि यू हैव टू लिव विद द कोरोना, कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, उसके कई वेरिएंट्स आते रहेंगे।
नहीं, ये तो सही बात है कि वेरिएंट्स आ सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम लापरवाही करके अपनी जान गंवाएं। और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई पनिशमेंट तो नहीं है। सिर्फ आपने मास्क पहनना है, आपने डिस्टेंसिंग रखनी है और आपने हैंड हाइजीन रखनी है। कोई इसमें और कोई ना कोई पनिशमेंट है, ना पैसा लगेगा, ना कुछ। आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। तो इसमें लोगों को क्यों रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक कि ये दूसरी वेव जो आई है वो इसीलिए आई है कि हमने चारों तरफ इनअप्रोप्रिएट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया। इतने सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुए कि ये तो होना ही था, ये कोई सीक्रेट नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें अब तीसरी वेव से बचना है अगर तो हमें बहुत सावधानी यूज करनी पड़ेगी पर्सनल लेवल पे। मेडिकल प्रोफेशन को तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर जो ये भयंकर ऐसी वेव आई तो हम उससे लड़ सकेंगे। तीसरी बात यह है कि ये सही बहुत बोला आपने कि वैक्सीन लगवानी, जितनी जल्दी से जल्दी हम अपने देश को वैक्सीन को उपलब्ध करेंगे, जितने जल्दी लोग वैक्सीन लेंगे, उतना ही हमारा बचाव हो सकता है। ये बहुत जरूरी बातें हैं कि हम तीनों चीजों पे पूरी तैयारी करें और इसका ऐसा ना हो कि जो हम आज देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है, जाने जा रही है, ऐसा कभी फिर से नहीं होना चाहिए। ये लेसन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एक सवाल डॉक्टर साहब और आता है कि एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन, मतलब उसको लेकर डिबेट रहती है कि कोवैक्सीन अच्छी है कि कोविशील्ड अच्छी है, कि रशियन स्पुतनिक अच्छी है कि फाइजर वाली अच्छी है। इसको लेकर भी एक सोशल मीडिया पर अननेसेसरी या नेसेसरी, जो भी कह लीजिए आप, उसको डिबेट रहता है। इसके विषय में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकें? अगर जो आप एसेंशियली देखते हैं तो 2 वैक्सीन शुरू हुई इंडिया में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों के रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ परसेंट 5, 4, 2, 4, 5, 7% को 2 डोज लगने के बावजूद भी वायरस लग सकता है, मतलब कोविड फिर से एक्टिवेट हो सकता है। पर यह देखा गया है कि जिनको हुआ भी है वो बहुत माइल्ड हुआ है। बहुत ही रेयर है, उनके अंदर 1% होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या मृत्यु हुई। तो आप देख लेंगे जो हमने टेस्ट केस जो हमारा है डॉक्टर्स का है, क्योंकि हमारे को एक्सपोजर सारा टाइम लगता है, क्योंकि आज भरे में हॉस्पिटल कोविड से। तो ये जरूर है कि कई डॉक्टरों को हुआ है वैक्सीन के बावजूद। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड में दोनों में हुआ है और दोनों में माइल्ड देखा गया है। और तो ये डिस्टिंक्शन जो लोगों को करनी है, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। बोथ सीम टू बी द सेम। एंड स्पुतनिक का भी अब नहीं आ रही है, उसका पूरा डेटा नहीं है, पर संभावना यही है कि हमने पहले भी वार्न किया था वैक्सीन लगेगी, फिर भी जब तक हिंदुस्तान के 70% लोग इम्यून नहीं होंगे तब तक आपको मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है और हैंड हाइजीन रखनी है। अभी तो हम 20% पे ही पहुंचे। अभी तो हमें ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं इसके अंदर बहुत अग्रेसिवली वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि अब लगता है कि वैक्सीन की उपलब्धि के ज्यादा हो जाएगी आने वाले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो हमें उम्मीद है कि अक्टूबर, नवंबर तक इतने लोगों को वैक्सीन लग जाएगी कि ये वायरस को मौका भी नहीं मिलेगा स्प्रेड करने का। यही हमारा फाइनल एम है, पर जल्दी ना करें। अभी हमें संतुष्टि रखनी है एटलीस्ट 6 महीने, और हो सकता है थोड़ा और भी हो, कि जब तक पूरी वैक्सीनेशन का दौर पूरा ना हो जाए तब तक आप अपने ये 3 चीजों पे पूरा अमल करें, क्योंकि ये भयंकर है, लोगों की जाने जा रही हैं और इसमें लापरवाही करना बहुत महंगा पड़ सकता है। एक सवाल और दिल में आ रहा है, वो आपसे और मैं आखिरी पूछ लेता हूं कि एक जो गैप बनाया, जो दो वैक्सीन के डोजेस के बीच में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया है, लेकिन उसी समय यूके से खबर आती है कि उन्होंने 12 हफ्ते से घटाकर उसको 8 हफ्ते कर दिया है। तो ये 2 न्यूज़ों ने थोड़ा लोगों के मन में सवाल उठाए कि इसका रीजन क्या है, यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं, वहां क्यों कम कर रहे हैं? मेरे से सच पूछोगे तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। मेरे हिसाब से आपको 1 डोज लगता है तो उससे इम्यूनिटी नहीं आती पूरी। कोई 20-25% भी किसी को आएगी, पर ये देखा गया हमारे एक्सपीरियंस में, कितने लोग हॉस्पिटल में आज एडमिटेड है जिनको सिंगल डोज मिला था। अब
अब जिस एरिया में हमने पहले बोला था 4 से 6 हफ्ते ठीक है, तो ये है कि अगर जो आप दूसरे डोज को बहुत 3-4 महीने के बाद लोगे और इतनी देर में संक्रमण फैल रहा है बहुत, तो आपको भी लग सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं बढ़ाना था। क्यों एक्सपोज किया जाए अपनी पॉपुलेशन को। यूके में ये कहानी शुरू इसलिए हुई थी कि डोसेज की कमी है, तो इसको स्प्रेड करने के लिए हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं और लगता है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। तब वो ये स्ट्रेटेजी अच्छी रहती है जब संक्रमण कम हो रहा है। जब आपको चांसेस इन्फेक्शन होने के कम है तो आप कहें कि ठीक है, इसको लंबा करने में कोई नुकसान नहीं है। पर आप अगर जो देखोगे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, जहां पे ये पंजाब, जहां पे ये बहुत तेजी से चल रहा है, उस टाइम में इसको एक्सटेंड करना मेरे हिसाब से डेंजरस रहेगा पब्लिक के लिए। जैसे हम डॉक्टरों को 4 हफ्ते में मिली थी, तो डॉक्टरों की एंटीबॉडीज हमने चेक करी तो 95% से ज्यादा की अच्छी एंटीबॉडीज बन गई 4 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते के डोज के बाद। तो ये तो कोई पता नहीं कहां से आई है, ये मुझे मेरा नॉलेज नहीं है। हमारे से बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो डिसीजन लेते हैं, पर मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर जो आप ऐसे एरिया में हैं जहां पे संक्रमण फैल रहा है, तो अगर जो उपलब्ध हो सकती है तो 6 हफ्ते में करें। पर मैंने ये सुना कि गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया कि अब वो सेकंड्स का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा अगर जो 84 डेज से पहले। तो ये जरा मुझे कंफ्यूजिंग लगा है बात, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आई अभी तक बात। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नरेश त्रेहन, हमसे बात करने के लिए, अपनी बात हम हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आएगी, और खासकर जो हार्ट को लेकर कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो हम लोग या फिर आम जनता कर रही है, उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद लोग उस तरह के व्यवहार को अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश त्रेहन, जिन्होंने सारी बातें रखी कि आखिरकार क्यों कॉम्प्लिकेशंस दिल के पैदा होते हैं, खासकर पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम है उसमें है, और खासकर युवाओं में जो देखने को मिला उसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट कराए, आबादी वैक्सीनेशन को ले, और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इस दौरान जब तक 70 और 80% जनता वैक्सीनेट ना हो जाए, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल अपना के रखना है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।